अच्छा भैया, चलिए देखते हैं जरा हम लोग। पहले 6 आते हैं। यूजिंग only zeros and ones, using only zeros and ones, यानी 0 और 1 का ही यूज करके find the number n of possible 3x3 matrices in row reduced echelon form. In row reduced echelon form. तो कह रहा है आपसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग जीरोज एंड 1, यानी आपको सिर्फ 0 और 1 का ही यूज करना है, बाकी कोई नंबर नहीं लेने आपको। 0 और 1 का ही सिर्फ यूज करना है आपको। और आपको चाहिए क्या? यूजिंग ओनली जीरोज एंड 1 फाइंड द नंबर n ऑफ पॉसिबल 3x3 मैट्रिसेस इन रो रिड्यूस्ड इक्लाइन फॉर्म। मतलब आपको निकालना नंबर n का मतलब भाई नंबर निकालना सीधे सीधे। 3x3 कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं? रो रिड्यूस्ड इक्लाइन फॉर्म की 3x3 कितनी मैट्रिसेस बन सकती है, ये आपसे कह रहा है। 0 और 1 की खाली बात कर रहा है ना। हाँ चलो हो गया, करते हैं हम लोग। रो रिड्यूस्ड इक्लाइन फॉर्म कितनी बन सकती हैं 3x3 मैट्रिक्स की? तो चलिए कोशिश करते हैं। तो सुनना जरा सा भाई, आप लोग जरा सा बनाना है। आप लोग 3x3 मैट्रिक्स आपको बनाना है, यानी आपके पास पोजीशन ये है, इतनी पोजीशन है आपके पास, ये है आपके पास। क्योंकि बना रहे हो आप कौन सी? रो रिड्यूस्ड इक्लाइन फॉर्म। एक मिनट भाई जरा इन लोग को कनेक्ट कर ले। ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो नहीं करना पड़ता था, पता नहीं क्या हो गया, तो एक्सेप्ट करना पड़ता है बार बार हमको। एक मिनट लोग वापस आ जाए, जरा 2 मिनट रुक जाते हैं। चलो भाई, 2.3 का 6 नंबर है। क्या लिखा है? ये आपसे कह रहा है कि सुनना जरा सा। इन लोग आने में बड़ा टाइम लगता रहता है, आके धीरे धीरे। चलिए शुरू कर रहे भाई हम वापस फिर से। तो आप कह रहे हैं यूजिंग ओनली जीरोज एंड 1, सिर्फ 0 और 1 का ही यूज करना है आपको। सिर्फ 0 और 1 का ही यूज करके आपको निकालना है नंबर ऑफ पॉसिबल 3x3 मैट्रिसेस इन रो रिड्यूस्ड इक्लाइन फॉर्म। रो रिड्यूस्ड इक्लाइन फॉर्म वाली कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं 3x3 की? तो चेक करते हैं जरा क्या होता है, देखना जरा सा कैसे बन सकती है। रो रिड्यूस्ड इक्लाइन फॉर्म होता क्या, आपको पहले याद दिला दे भाई। रो रिड्यूस्ड इक्लाइन फॉर्म में कुछ ऐसे होता था कि यहां पर आपका 1 होगा, ठीक है, और यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर तो 1 ही होगा, पहली पोजीशन में 1 ही होगा रो रिड्यूस्ड इक्लाइन फॉर्म में, और बाकी यहां कुछ भी हो सकता था। मान लो चलो 2 3 लिख दिया, फिर यहां पर 0 होना चाहिए, यहां पर कुछ भी आ सकता है, यहां पर कुछ भी आ सकता है भाई, यहां पर कुछ भी आ सकता है, यहां पे 0 0 और यहां पर 1 ही होगा। ये रो रिड्यूस्ड इक्लाइन फॉर्म है। ये पोजीशन फिक्स होती है, यहां पर 1 ही होना चाहिए, समझ रहे हो बात को। ये डायगोनल में 1 ही होना चाहिए रो रिड्यूस्ड इक्लाइन फॉर्म में, उसके नीचे ये सब 0 ही होने चाहिए, और ऊपर ये जो 3 एलिमेंट बाकी हैं ये कुछ भी हो सकते हैं।
फिर से सुन लीजिए भाई, रो रिड्यूस डिक्लाइन फॉर्म, अगर 3/3 की बात कर रहे हो अगर आप, उनके लिए हम बता रहे खाली, तो 3/3 है तो खाली वही बताएंगे। ये पोजीशन पे 1 ही होना चाहिए बस, और कोई नहीं। तो ये पोजीशन पे 1 ही होना चाहिए, ये भी ठीक है। नहीं नहीं, रो रिड्यूस डिक्लाइन फॉर्म अलग थी भैया, एक बार चेक तो करिए। रो रिड्यूस डिक्लाइन फॉर्म अलग थी, एक बार चेक करिए। हाँ, उसके ऊपर वाला 0 ये छूट रहा हमसे, और उसके ऊपर ये वाला 0 होना चाहिए, ये छूट रहा हमसे। तो ये चीज थी भाई, उसके ऊपर वाला 0 होना चाहिए था, ये चीज थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो 0 और 1 का यूज करके कितनी बन सकती है आपकी 3x3 मैट्रिक्स, कितनी बन सकती है, और कौन सी बनानी है, रो रिड्यूस डिक्लाइन फॉर्म वाली। तो यहां पर तो आपका सिर्फ 1 ही होना चाहिए, इस जगह पे तो आपका सिर्फ 1 ही होना चाहिए यहां पर। तो ये पोजीशन तो फिक्स कर दी, यहां पर 1 होना चाहिए, यहां भी 1, और यहां पर भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है। ये तो ये कितनी 16 आ रही आंसर में भी नहीं देखा है, कैसे पॉसिबल है। ये 3 पोजीशन तो फिक्स हो गई रो डिक्लाइन फॉर्म में, खाली यही पोजीशन तो खाली बची, सिर्फ यही पोजीशन तो बची खाली। यहां पर तो 0 हो गया, ये भी फिक्स हो गई आपकी, ये पोजीशन तो फिक्स है। यहां भी 0 होना चाहिए, इस रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 0, पहले ये 0 होना चाहिए, और यहां भी 0 होना चाहिए, ये भी फिक्स है। सिर्फ यही पोजीशन तो खाली बच रही है, इसको भरने के 2 तरीके। एक बार रो रिड्यूस डिक्लाइन फॉर्म की डेफिनेशन फिर से पढ़ते भाई। एक सेकंड रुकना जरा सा, 6 नंबर है, रो रिड्यूस डिक्लाइन फॉर्म की डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग, जरा क्या लिखा था। A matrix is said to be in row reduced echelon form if it is in row echelon form। भाई echelon form तो है ही, एवरी की एलिमेंट, मतलब हर रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट को कह रहे हैं की एलिमेंट, उसी को पाइवोट भी कहते बताया था हमने, इज यूनिटी, यानी हर रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट यूनिटी मतलब 1 होना चाहिए, बिल्कुल से, हर रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 हो गया। फिर the elements above the key element in every column are 0। हर कॉलम में 0 से 1 की एलिमेंट से ऊपर जो एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। तो ये तो मैट्रिक्स क्या बनाएंगे आप, ये तो आप यही बना सकते हैं बस, खाली इसी को भरने के 2 तरीके हो जाएंगे बस, यहाँ पर 0 भर लो, 1 भर लो। ये क्या है यार, और पूछे जरा, देखते हैं भाई इसको, यहाँ पर बाद में देखते हैं इसको। और बताइए कौन सा पूछना था, ये नंबर ऑफ मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन जरा छोड़ देना, भी इसको देखते हैं बाद में, जरा हम क्या है ये देखते हैं जरा सा। और कौन सा क्वेश्चन था बताइए था, कौन सा पूछा शिवांगी। हाँ चलो ये देख लेते, हम उसको देख लेंगे भाई, ठीक है। अभी हम देख लेंगे क्लास के बाद, और हो गया, सॉल्व हो गया तो हम इसको आपको सोल्यूशन भेज देंगे, इसका ग्रुप में डाल देंगे इसका सोल्यूशन हम। चलिए भाई 8 नंबर क्या है, 8 नंबर में कह रहा आपसे है कि जो मैट्रिक्स है, कोई ए और बी 2 मैट्रिक्स है, और उनकी रैंक जो है, जो आर कोई नंबर लिया है, वो रैंक ऑफ ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के सम की रैंक आर है। और क्या कह रहा है, फाइंड
ए एंड बी, ए और बी दोनों मैट्रिसेस को हमको फाइंड करना है सच दैट पहला आर जो है वो लेस देन है रैंक ऑफ ए से, और कॉमा है वो कॉमा है, और रैंक ऑफ बी से। आर जो है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी दोनों से कम है। फिर कह रहा है बी ऑप्शन, बी पार्ट है इसका, आर जो है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी दोनों के बराबर है, यानी आर क्या है, ए और बी की रैंक है। और तीसरा क्वेश्चन है इसका पार्ट है आर जो है ग्रेटर देन है, किसके ग्रेटर है, रैंक ऑफ ए के भी ग्रेटर है और रैंक ऑफ बी के भी ग्रेटर है, यानी आर जो है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। तो हमको निकालना है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में अगर आ जाता है तब तो आप ऑप्शन से कर लोगे बड़े आराम से। आप देख लो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन इसको, कौन सा ऑप्शन इसको, इनमें से जो भी आया होगा क्वेश्चन में आप ऑप्शन से आराम से सेटिस्फाई करा सकते हो। तो एग्जाम में अगर आ जाए तब तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, और ऑप्शन से ही करना बहुत आसान है। ठीक है, तो फिलहाल हम आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन से करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे करने में बड़ा मुश्किल काम है इसका क्वेश्चन करना, क्योंकि मैट्रिसेस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है भाई। लेकिन अगर आपका ऑप्शन दिए होंगे तो आप चारों ऑप्शन को चेक कर लो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये आया होगा तो चारों ऑप्शन चेक कर लो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे इसको। तो ये चीज करना बड़ा आसान है, लेकिन मैट्रिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं हम लोग। तो आपको ये फार्मूला तो याद ही है, आपको ये फार्मूला तो याद है कि ये रैंक ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस बी, रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी, और ये लेस देन और ये मॉडुलस है, ठीक है, और ये लेस देन और इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ये आपको पढ़ा हुआ है फार्मूला, ये आपने। अच्छा, ये जो फार्मूला है आपका, आपने क्या करो भाई, आपको ए प्लस बी की रैंक तो स्मॉल आर दे रहा है, चलो ठीक है, ए प्लस बी की रैंक स्मॉल आर दे रहा है। तो यहां पर स्मॉल आर रख दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लिखा आपका रैंक ऑफ ए और माइनस रैंक ऑफ बी, मॉडुलस नहीं लगा रहे, समझ जाने, बड़ा ही छोटा है, जो भी बड़ा छोटा होगा बात की बात है, और ये रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ठीक है, ये आपको दे रहा है। अब आपको ए पार्ट उठा रहे हम लोग, ए पार्ट में आपसे कह रहा आर जो है वो रैंक ऑफ ए से छोटा है और आर जो है वो रैंक ऑफ बी से भी छोटा है, ये कह रहा आपसे, रैंक ऑफ ए से भी छोटा है, रैंक ऑफ बी से भी छोटा है, यानी आर जो है दोनों से छोटा है। तो फिर आपका यहां से निकल जाएगा, रैंक का मतलब ऐसे रो ए लिख दो, यानी आर जो है रो ए से छोटा है, मतलब वही रैंक ऑफ ए, और आर जो है रो बी से भी छोटा है, मतलब रैंक ऑफ बी से भी छोटा है आर। तो दोनों को जोड़ दो जरा सा, ठीक है, तो ये आपका यहां पर आ जाएगा, या दोनों को जोड़ दे घटा दे क्या कर दो भाई, यहां से आ गया, आपको लाना क्या है, मैट्रिक्स ए और बी लाना है। तो ये आ जाएगा रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी, ये दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2r लेस देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ठीक है, 2r लेस देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, इसे तो कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है यहां से। अच्छा, दोनों घटा लो जरा सा, थोड़ा देर के घटा के देखते हैं, इसे तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा भाई, आर जो कर छोटा है तो 2r भी छोटा हो गया, तो कौन सा क्या कर देंगे इसके हम लोग। अच्छा, दोनों को एक बार घटा लो जरा, आर 0 से 0, आर में से आ गया 0, और ये घटा हो गया रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी, तो रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी जो है वो 0 से बड़ा है, इससे भी कुछ नहीं रिजल्ट नहीं निकल रहा भाई। अब 0 से बड़ा है तो इसमें कुछ भी हो सकता है भाई, हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, इससे 0 से बड़ा है तो रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी जो है वो आपका 0 से बड़ा है, ये तो कोई बात नहीं, 0 से बड़ा है तो आर 0 से बड़ा हो गया, ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, मैट्रिक्स निकालना बहुत मुश्किल काम होगा, ऐसे आप ऑप्शन से चेक करिए, तो एग्जाम में ऑप्शन दिए रहेंगे, अभी तो हम आंसर देख करके चेक करा के दिखा दे रहे आपको, बाकी एग्जाम में ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन से ही चेक करेंगे भाई आप। जैसे 8 का ए पार्ट है, उसके लिए आंसर दे रहा आपको, ऑप्शन से चेक करेंगे तभी बन पाएगा, मैट्रिक्स निकालना बहुत मुश्किल काम होता है भाई, रैंक दिए मैट्रिक्स कैसे निकालना है,
रैंक दी हुई है तो मैट्रिक्स निकालना बहुत मुश्किल काम होता है भाई। आप ऑप्शन से ही करेंगे ऐसे क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे। अब चलो ए और बी ये दिया है, सपोज करो चार ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में अलग अलग मैट्रिक्स दी थी ए और बी, तो एक कोई ऑप्शन ये था तो हमने एक को उठा लिया। आप तो चारों चेक करोगे, अभी तो हम तो जो चेक दिखा हुआ है वही चेक कर दे रहे। चलो ठीक है, ए और बी का सम करिए आप, ये 0 0 0 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसकी रैंक कितनी आएगी, इसकी रैंक हो जाएगी 0, 0 मैट्रिक्स की रैंक 0, और यही स्मॉल आर है ना। अब स्मॉल आर जो है ए रैंक ऑफ ए से कम होना चाहिए, और स्मॉल आर जो है रैंक ऑफ बी से भी कम होना चाहिए। रैंक ऑफ ए कितनी है भाई, आप देखो रैंक ऑफ ए कितनी है, ये गया 0, तो रैंक ऑफ ए 1 हो जाएगी, और ये भी गया, ये डिटरमिनेंट कितनी आएगी 0, तो रैंक ऑफ बी भी 1 हो जाएगी, ठीक है। और स्मॉल आर कितना था, 0 था, स्मॉल आर कितना था आपका 0 था, इसका मतलब स्मॉल आर जो है वो रैंक ऑफ ए से भी कम है, और स्मॉल आर जो है वो रैंक ऑफ बी से भी कम है। देखो आ गया पहला वाला। इस तरह से, इसी तरह से बाकी आप चेक कर लो, ठीक है। इसी तरह से बाकी आप कर लो। आगे पार्ट बी जो आंसर आ रहा है उसको चेक कर लेना। आंसर से चेक कर रहे हो मतलब समझो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप ऑप्शन से चेक कर रहे हो, तो कई बार क्वेश्चन ऑप्शन से भी करने पड़ते हैं, आप नहीं कर पा रहे होगे ऑप्शन से कर लेते हो, लेकिन अगर ज्यादा टाइम टेकन हो रहा है तो क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि कई बार ऑप्शन से करने में बहुत टाइम था। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी ऑप्शन चेक करना है इसको, तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करना बहुत ईजी है, 5 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन आप खत्म कर सकते हो आराम से। चलिए और बताइए कौन सा क्वेश्चन था, और 8वें के अलावा। शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स कॉन्ग्रुएंट कब होती थी, तो उसी से हम लोग बनाएंगे, डेफिनेशन से बनाएंगे। पहले हम लोग लिखने जा रहे हैं। चलिए भाई 9 नंबर, तो आपको यहां पर एक मैट्रिक्स दी हुई है, यहां पर आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है। अरे कहां चला गया क्वेश्चन, ये है 2.3 का 9 का फर्स्ट पार्ट है। ये मैट्रिक्स कोई दी हुई है आपको इस तरह से 2 4 6 और 4 3 8 और 6 8 5, ये आपके पास क्या दी हुई है, एक मैट्रिक्स दी हुई है। शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के, कोई मैट्रिक्स कॉन्ग्रुएंट किसी के कब होती थी भाई, जब कोई मैट्रिक्स आपने ए लिया, ठीक है, जब कोई मैट्रिक्स आपने ए लिया और मैट्रिक्स ए को, फिर आप क्या करो, मैट्रिक्स ए को, मैट्रिक्स जो ए लिया हो गया आपको, वो मैट्रिक्स ए को कहोगे मैट्रिक्स बी के कॉन्ग्रुएंट है, तब कहते हो आप कॉन्ग्रुएंट जब ए जो हो जाए वो पी डैश बी पी के बराबर हो जाए, है ना, यही तो था भाई कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स। तो हम लोग लिख ले रहे कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स क्या था, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं हम तो चलिए भाई लिख दे रहे हैं हम लोग, जो मैट्रिक्स ए है ऐसे लिख दे सिंबल से, सिंबॉलिक टर्म में लिख दे रहे हैं। मैट्रिक्स ए जो है बी के कॉन्ग्रुएंट तब होगी, या कह लो बी जो है मैट्रिक्स बी के कॉन्ग्रुएंट तब होगी, बी ए के या ए बी के कुछ कह लो भाई, कब होगी, जब आपकी ए बराबर पी डैश बी पी हो, है ना। यहां पर पी क्या थी, कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, पी जो थी वो आपकी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी। अगर ऐसा हो रहा होगा तो फिर ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी, मैट्रिक्स हो जाएगी ए हो जाएगी बी के कॉन्ग्रुएंट, या कह दो बी हो जाएगी आपकी ए के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलो भाई 1 सेकंड रुकना जरा सा।
इसको कैसे करना है सुनिए, आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखोगे। अपने क्वेश्चन करने के लिए इसको कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए इसको कैसे करना होगा आपको ध्यान सुनना। आप लिखोगे ए बराबर आई, और यहां लिखोगे आप ए, और यहां पर आई डैश ए आई। अभी भी ए ही लिखा है, चाहे ध्यान से देख लो आप आराम से। जैसे वहां पर पी था, अब पी पता नहीं कौन सी मैट्रिक्स है, तो पी की जगह हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। सबसे पहले कोई फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल। आई डैश का मतलब आइडेंटिटी, आई डैश बराबर आई क्या होती है, आई आपकी ये होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और आई डैश क्या हो जाएगी, पहली रो बन जाती है पहला कॉलम, दूसरी रो बन जाती है दूसरा कॉलम, तीसरी रो बन जाती है तीसरा कॉलम। ये आई डैश, देखो आई डैश और आई दोनों सेम होती है, ठीक है। और आपको पता है आई बराबर आई डैश हो गया, और आई ए बराबर ए ही होता है, ठीक है, याद रखना। या कह दो आई डैश ए बराबर, वो भी ए ही तो होता है, बात तो वही है। तो अगर आप देखो तो आई डैश ए कौन हो जाएगा, ए। अगर हम दिखा रहे हैं आपको साइड में कि ये लिखा हुआ है, जो ऐसे लिखा हुआ आपका आई डैश ए का मतलब ए, फिर क्या लिखा है आई, ए इंटू आई ए। तो देखो आगे ना, तो ए को लिख सकते हो आई डैश ए आई लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। अब ए मैट्रिक्स को ऐसे उतार लो आप, कितना लिखा है 2 4 6 4 3 8 6 8 5, ऐसे ए उतार लो, ठीक है। यहां आई डैश क्या होगी, वही आई डैश वही होगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आई डैश हो गई, ठीक है। फिर आगे फिर ए लिखोगे, फिर ए लिखोगे, इसको इरेज कर रहे, ठीक है। आपकी दोबारा ए रखने की जरूरत नहीं, इसको ए ही रहने दो, बार बार ए रखने की जरूरत नहीं है। फिर आई लिखो एक बार 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब करते कैसे हैं, इसका बहुत बड़ा यूज आपको लास्ट में क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको फिर मिलेगा इसका यूज। आप इसको करने के लिए आपको करना क्या, इसको कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स की निकालना है। आपको निकालना है मैट्रिक्स ए है वो किस मैट्रिक्स के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए आपको लगाने होंगे कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन। कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन का क्या मतलब है, कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन का मतलब है कि आपको जो ऑपरेशन रो में लगाओगे वही ऑपरेशन कॉलम में लगाओगे, और इस मैट्रिक्स को आप चेंज करोगे डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल के, इस डायगोनल के अलावा बाकी सभी जीरो हो। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है इस डायगोनल के अलावा बाकी सभी जीरो हो, तभी तो आप कहते हो डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब आप करने के जा रहे हैं, आप इसमें आप इसको चेंज करेंगे। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो ध्यान से, पहली रो और पहला कॉलम सेम है, दूसरी रो दूसरा कॉलम सेम है, तीसरी रो और तीसरा कॉलम सेम है, इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये चीज आपसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही पूछता है, तो अगर कोई और मैट्रिक्स दे देगी तो आप बना ही नहीं पाओगे। तो ये चीज आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही पूछता है कॉन्ग्रुएंट बनाने को। तो जो ऑपरेशन आप रो में लगाओगे वही ऑपरेशन आप क्या करोगे, कॉलम में लगाओगे। तो क्या करना है आपको, आपको ये जीरो करना है पहले काम। पहले काम भाई आपको पता है ना, इसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है आपको, इसके अलावा बाकी सभी जीरो होने चाहिए। तो पहले पहली रो को उठाओ, पहली रो कौन है, पहली रो में 2 है, तो इस रो में बाकी 4 और 6 जीरो होंगे। फिर दूसरी रो उठाओगे, यहाँ 4 है, इसमें बाकी 3 को छोड़ के बाकी 4 और ये 8 जीरो होंगे। फिर इस रो में 5 को छोड़ के बाकी ये दोनों जीरो होंगे, ठीक है। तो पहले पहली रो को करेंगे हम। सबसे पहले किसको बनाना है, जीरो, आपको इसको और इसको जीरो बनाना है आपको। तो इसको और इसको जीरो बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो चलो कैसे बनाएंगे इसको और इसको जीरो, 4 को जीरो बनाना है आपको और आपको 6 को जीरो बनाना है आपको, ठीक है। जो ऑपरेशन रो में लगेगा वही ऑपरेशन कॉलम में लगेगा। तो एक बार इसको इरेज करके सीधा सही से लिखे साफ साफ। तो ये लिखा था आपका 2 4 6 4 3 8 6 8 5। चलो भाई ये 4 और 6 कैसे जीरो बनाओगे बताओ भाई कोई, ये 4 और 6 कैसे जीरो बनेगा, कोई बता सकता है। सिर्फ रो ऑपरेशन पहले लगाना, हाँ, पहली रो में 2 का मल्टीप्लाई करके किससे घटा देंगे, अरे अभी ये जीरो बनाइए भाई, 1 मिनट,
ये नहीं जीरो बनाना है आपको, आपको पहले रो वाले जीरो बनाइए। 4 और 6 को पहले ये वाले जीरो बनाइए, पहले आप ये वाले, पहले रो को जीरो बनाएंगे फिर कॉलम को बनाते हैं भाई। इसमें पहले रो को बनाइए जीरो, बनाइए रो को जीरो। इस 4 और इस 6 को बनाएंगे। आपको डायगोनल, पहले पहली रो उठाओगे आप, पहली रो को उठाने डायगोनल मैट्रिक्स में कैसे बनाओगे आप, पहली रो उठाओगे, इसमें पहले एलिमेंट को छोड़ के बाकी ये दोनों जीरो होने चाहिए। अब करिए, बताइए क्या होगा। ये तो अपने आप बन जाएंगे जीरो। आप सिर्फ रो वाले जीरो बनाओ, ये वाले अपने। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। R1 में 3 का, R2 में 4 का, है ना। अगर R1 में 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6, और यहां पर हो जाएगा। अच्छा ये चीज आप कहना चाह रहे हो, समझ गए हम। हाँ और कोई तरीका नहीं है, और कुछ नहीं है, कुछ आसान सा होना चाहिए। ऐसा तो क्वेश्चन वो दिया नहीं हो सकता कोई टफ इतना बड़ा हो, कुछ आसान सा होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, आप बनाना चाहो बना लो, कोई जरूरी नहीं है। आप बना लो चाहो तो, आपकी मर्जी है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप 1 1 1 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज्यादा आसान पड़ जाएगा, चलो वही बना लेते पहले हम लोग। इसमें R1 में 2 का डिवाइड कर दे रहे ना, और जो काम R1 में करोगे वही काम C1 में भी करोगे, याद रखना। जो काम रो में ऑपरेशन वही सेम ऑपरेशन कॉलम में भी लगेगा इस तरफ। तो R1 में 2 का डिवाइड कर लो, ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा 1 बन जाएगा। तो वही अपने आप C1 में भी करोगे, C1 में 2 का डिवाइड कर लो, बताओ क्या बनेगा। इसमें 2 का डिवाइड करो, क्या बनेगा 1 2 3, तो इसमें भी 2 का डिवाइड होगा, फिर 1 2 3, बाकी ऐसे ही रहेगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। इधर थोड़ा सा, हाँ काहे 1/2 हो जाएगा। हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता है भाई। वो एक साथ लगाना है आपको, 2 बार नहीं लगा रहे, समझ रहे क्या कर रहे हो भाई आप। ऐसे नहीं होता है। आप इसमें 2 का डिवाइड करो और इसमें 2 का डिवाइड करो, इसी में करना होता है। इसमें 2 का डिवाइड, इसमें 2 का डिवाइड, ऐसे ही होते कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन। आप समझ रहे क्या कर, आपने पहले बना के तब डिवाइड किया है, वो नहीं करना आपको। इसमें 2 का डिवाइड करिए, फिर इसमें 2 का डिवाइड करिए एक साथ। इसमें 2 का डिवाइड करो 1 2 3, फिर इसमें 2 का डिवाइड करो 1 2 3। आप कर रहे हो पहले बना करके तब कर रहे हो, अलग अलग नहीं लगाना आपको, दोनों ऑपरेशन एक साथ ही लगाए जाते हैं भाई। और जब इसको करते हैं तो इसमें रो वाला लगाएंगे और इसमें कॉलम वाला लगाते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो लगाइए, इसमें रो लगाओ, पूरे R1 में 2 का डिवाइड, तो ये आ जाएगा इतना। इसमें रो वाला लगाएंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं है। और इस वाले में किस क्या लगाते हैं, इसमें कॉलम वाला, इसमें लगाते हैं आप कॉलम वाला ऑपरेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसे ही, यहां तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ये चीज हो गई, ये चीज आपकी हो गई है। अच्छा फिर से उठाएंगे अब हम लोग। अब क्या करना है, अब बनाइए जरा, कोशिश करिए। हाँ क्या हुआ, हाँ 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 ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर कॉलम का होता है, इसमें रो का होता है। इस वाले में रो ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन लगेगा इसमें रो वाला, इसमें कॉलम वाला लगाते हैं, ठीक है। ये कभी पढ़ा नहीं है आपने भाई, नई चीज एकदम पढ़ा रहे हैं हम, ये आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ है। चलिए अब हम लोग बनाते जरा सा, इस 2 और 3 को जीरो बना। इसको सोच लो, फिर इसको तो बहुत आसान अपने आप बन जाता है। मेन आप इसको सोचो, इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हम ये कर रहे भाई, इसमें हम पहले इस काम कर दे रहे, हम इसमें से ये घटा दे, इसमें से ये घटा दे रहे हम, इसमें से इसमें से ये घटा दे हम। अगर घटा देंगे तो क्या फायदा होगा भाई, ये यहाँ जीरो बन जाएगा, ठीक है। और नहीं जीरो करे -1 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी आप घटाओगे, अरे यार ऐसे ना लगाओ यार, रुक जाओ, इतना कर लिया, वैसे ही करना पड़ेगा हमको, सीधा सीधा हो नहीं पाएगा, वैसे ही करना पड़ेगा हम लोग को। इसको हटा दे रहे, इसका कोई काम नहीं है। अब क्या होता है भाई इसमें, अब यहां पर इसमें इसको जीरो बनाना है हमको, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको घटा लो, ज्यादा सही, वही एक तरीका हो पाएगा। तो चलो भाई इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो आप पहले, तो R2 में 3 का मल्टीप्लाई और
R3 में, R1 में, सॉरी, R1 में 3 का मल्टीप्लाई और R2 में 2 का मल्टीप्लाई घटा दो, घटा दिया, और चेंजिंग किसमें होगी? पहली रो में, R1 में। यही काम C में भी करोगे, यही काम आप C में भी करोगे, यही काम C में भी करोगे। 3C1 माइनस 2C2, तो जरा बताना क्या बन जाएगी? इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने है R1 में, R1 में 3 का करोगे तो ये आ जाएगा 3, छोटा छोटा लिख दे रहे हैं हम, 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक है। और इसके साथ यहां पर कितना किया है? इसमें 2 का किया है आपने, 2 दूनी 4, और यहां पर आया 2 का करोगे, 2 3 6, 2 चौको 8, सॉरी 2 3 6, 2 8 16। चलो घटाना आप जरा सा भाई, ये आएगा, चेंजिंग करनी है आपको R1 में, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, सॉरी नहीं क्या बोल रहा है, 3 में से 4 गए माइनस 1, इसमें 3 का, इसमें किसका करा है? इसमें 2 का किया ना, 4, 3 में से 4 गए बच्चे माइनस 1, 6 में से 6 गए बचा 0, 9 में 16 गए बच्चे माइनस 7, और जो रो में किया वही कॉलम में करना नहीं, यही आता है सेम हर बार, जो रो आती है वही कॉलम आएगा, 0 माइनस 7। बाकी कौन बचा आपका? 3 8 8 5, और इसमें आ जाओ, इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको रो में और क्या करना है? इधर कॉलम वाले। चलो लगा लो जरा सा। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, R1 में 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, और आपस में घटा दोगे तो इसमें 3 का करोगे तो आ जाएगा 3/2, में से 0 गया, 3/2 ही रहेगा। यहां पर 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके साथ घटाओगे तो 0 के साथ घटा रहे हो, कितना बचेगा? -1 बचेगा, नहीं सॉरी -2 आएगा ना, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 3 का करोगे 3/2, 3/2 में 0 गया, 3/2, इसमें 3 का कर रहे हो और इसमें 2 का कर रहे हो, 3 का करोगे तो 0, इसमें 2 करोगे तो 2, घटा रहे हो -2। अब आ जाओ, इसमें तो 0 0 ही लिखा है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ जरा, फिर आप इसको ऐसे लिखोगे 0 1 0, ऐसे ही रहेगा बाकी सब, ठीक है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं, रो और कॉलम वाला, इसमें रो लगता है, इसमें कॉलम लगता है, और ये ए ऐसे ही, बाकी इसमें आ जाओ, इसमें कॉलम वाला लगेगा। इसमें क्या करोगे? इसमें आप करोगे 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसमें 3C1 माइनस 2C2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, आना तो वही है, बस कॉलम में इसे आ जाएगा, बस आना तो वही है भाई, बस कॉलम में आ जाएगा और कुछ नहीं है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, 0 1 0 0 0 1, ये चीज है। फिर अब से अब बचा कौन? इस -7 को 0 बना लो, इस -7 को 0 बना लो भाई, ठीक है, इस -7 को आप 0 बनाएंगे, ठीक है। तो आप क्या देखिए आंसर किस तरह से दे रहे, नहीं कॉन्ग्रुएंट दे रहा था ना, डायगोनल मैट्रिक्स की दे रहा था ना, तो बस ठीक है, वो डायगोनल मैट्रिक्स बन के आ जाएगी और कुछ थोड़ी होगा। यहाँ पर एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी बन के और थोड़ी कुछ होगा, डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर बन के आएगी भी, देखना। अब यहाँ पर 0 बना लो, ऐसे ही बन कर नहीं रहा, बहुत टाइम जाएगा बस्ती में, फिर ऐसे यहाँ 0 बना लेना, जब बन जाए तो जब यहाँ बनेगा 0 अपने आप ये भी 0 आ जाएगा, फिर इस 8 को 0 बनाओगे और अपने आप ये भी 0 हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स खत्म काम, बस यही करना है आपको भाई। अब इसको 0 बनाओगे आप, इसको बनाओगे अपने आप ये भी बन जाएगा, अपने आप ये भी बन जाएगा, हो गया। फिर आखिरी में इसको 0 बनाओगे, इसको बनाओगे तो अपने आप ये भी बन जाएगा, खत्म हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के अलावा बाकी ये सब 0 हो गए, इनके अलावा बाकी सब 0। पहले रो फिर अरे एक साथ लगता है भाई, आप इसको 0 बनाने के कोई रो ऑपरेशन लगाओगे, जो रो ऑपरेशन लगाओगे वही सेम ऑपरेशन कॉलम में लगाते हैं, इसको 0 बनाने के लिए जो ऑपरेशन आप रो में लगाओगे वही सेम ऑपरेशन आप कॉलम में भी लगाते हैं, बस हो जाएगा। और करना ही नहीं है, आप करा क्या करो, आप रो ऑपरेशन लिखो, जो ऑपरेशन लगाना है 0 बनाने के लिए रो लिखो, रो ऑपरेशन लिखो, वही सेम ऑपरेशन कॉलम का भी लिखो, कॉलम में लगा के देखा मत करो आप, बस जो रो में आ जाए, पहली रो में जो बन जाए वही पहले कॉलम में लिख देना। ऐसे जब ये वाले रो में ज्यादा 0 बना रहे होगे, जो दूसरी रो में बन जाए वही दूसरे कॉलम में लिख देना, और बस खत्म, इसकी जरूरत ही नहीं है।
अब इसको जीरो बनाना भाई बहुत टाइम जाएगा ये सब करने में, ठीक है। आज इंपॉर्टेंट इतना नहीं है क्योंकि ये आना ऐसा क्वेश्चन मुश्किल है, बहुत टाइम टेकन होते हैं भाई, सब बनाना ना बहुत टाइम लग जाते हैं। अगर इनके ऐसे क्वेश्चन आते भी तो इनको छोड़ दिया जाता है भाई, बाकी करे जाते हैं, नहीं एक क्वेश्चन करने के चक्कर में 4-5 छूट जाते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, और कौन सा था जरा बताना भाई। बस ट्रू और फॉल्स में 29। कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स में 29 जो है वो यहां पर आपसे कह रहा है कि इट इज पॉसिबल। आप लेट करके चीजें किया करो, हम बताएं कई बार नहीं समझ में आता है क्या होगा ये, तो लेट करके करा जाता है आपका। तो ट्रू एंड फॉल्स में जो 29 कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। अभी उन्होंने तो पॉसिबल कहा है भाई, हमें बताना है ट्रू है कि नहीं है। इट इज पॉसिबल फॉर अ P cross Q matrix. It is possible for a P cross Q matrix to have rank P plus 1. कह रहा है क्या रैंक P plus 1 हो सकती है P cross Q मैट्रिक्स की। अच्छा भैया ये बताओ जरा सा, कोई मैट्रिक्स आपने P cross Q की ली हुई है तो उसकी रैंक क्या होती है। अच्छा बताओ, रैंक जो होती है इनसे लेस देन और इक्वल टू, किनसे, P और Q में जो आएगा उनके मिनिमम से छोटा। मतलब रैंक जो होती है इनका मिनिमम कौन होगा, P भी हो सकता है Q भी हो सकता है। इनका मिनिमम कौन हो सकता है, P भी हो सकता है Q भी हो सकता है। यानी रैंक P और Q में जो भी आएगा मिनिमम उससे छोटी होगी रैंक। मान लो P और Q में अगर P छोटा है, मान लो अगर आपका P क्या है Q से छोटा है, अगर P छोटा है Q बड़ा है तो इसका मिनिमम कौन हो जाएगा, P। तो रैंक जो हो जाएगी वो लेस देन और इक्वल टू P हो जाएगी। और अगर आपका P बड़ा है Q छोटा है तो अब रैंक क्या हो जाएगी भाई, ये लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि P बड़ा है। जब P बड़ा है Q छोटा है तो इन दोनों में कम कौन हो गया, इन दोनों में कम हो जाएगा Q वाला, तो रैंक हो जाएगी Q से कम। तो रैंक P से कम होगी या बराबर होगी। और ऊपर कह रहा है रैंक P plus 1 हो सकती है, कहां। दीपक भाई की तरफ नेटवर्क बहुत खराब रहता है लगता है, ये अक्सर बहुत लास्ट में कनेक्ट होते हैं। उनको मैसेज करके कह दो भाई कोई दीपक भाई को कि अपना मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर लगा के फिर से नॉर्मल करके देखें। कभी कभी नेटवर्क में गड़बड़ रहता है तो ठीक हो जाता है कभी कभी। चलो भाई, जब तक हम पढ़ा रहे बाद में इनको रिकॉर्डिंग दे देंगे, तो सब लोग बाकी लोग ध्यान से देखो भाई। तो रैंक जो है क्या होगी, P या P से कम होगी ना, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है रैंक ज्यादा, तो 1 से P से ज्यादा लिखिए, बट रैंक ठीक है वो ग्रेटर देन नहीं हो सकती है। बट गिवन क्या है, बट आपको गिवन है यहाँ पे दिया हुआ है कि रैंक जो है वो आपकी P+1 है, यानी P+1 का मतलब P से ज्यादा हो गई। P+1 का मतलब हो गई कि रैंक जो हो गई वो P से ज्यादा हो गई भाई, P से ज्यादा हो गई। इसका मतलब है ये गलत है, ठीक है।
so false, so given statement is false, given statement is false, जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, चलो भाई, क्योंकि रैंक आपकी पी या पी से कम होती है भाई। रैंक जो पी क्रॉस क्यू यहाँ पर जो ऑर्डर होता है ना, रैंक कभी ऑर्डर से ज्यादा होती ही नहीं है। रैंक या तो ऑर्डर के बराबर होती है या ऑर्डर से कम होती है। ठीक है, याद रखना, कभी भी रैंक और मैट्रिक्स के ऑर्डर से ज्यादा रैंक होती नहीं है। कोई 2/3 मैट्रिक्स है तो रैंक 2/3 में कम कौन है? 2, तो रैंक 2 होगी या 2 से कम होगी। कोई 3/3 की मैट्रिक्स है तो रैंक 3 होगी, 3 से कम होगी। कोई 4/5 की मैट्रिक्स है तो 4/5 की है तो कम कौन है? 4 और 5 में 4, तो रैंक 4 और 4 से कम होगी। कभी भी रैंक मैट्रिक्स की ऑर्डर से ज्यादा होती ही नहीं है रैंक कभी भी। तो इस वजह से भाई आपका ये फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है, और बाकी लोग और लोग पूछे जब तक कि भाई सिंगल करेक्ट का पहला। अरे दीपक भाई आ गए, चलो भाई वेरी गुड। दीपक भाई आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है लगता है, क्योंकि आप अक्सर बहुत देर में कनेक्ट होते हैं ज्यादातर, है ना? जियो का जियो या एयरटेल है? एयरटेल है, अच्छा। चलो भाई, सिंगल करेक्ट का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ चलिए सही है। इफ x, y, z इन एपी, एक्स वाई जेड किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस समझते ही हो भाई। कॉमन डिफरेंस हिंदी में कहते थे सार्वनुपात, वो डी है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स दी है, थोड़ी देर के लिए इस मैट्रिक्स को हम ए मान ले रहे हैं। ये जो मैट्रिक्स दी है आपको, क्या मैट्रिक्स है? 4 5 6 5 6 के एक्स वाई जेड। ठीक है, रैंक इसकी 2 है, इसकी रैंक जो है वो 2 है। रैंक 2 होने का मतलब भाई 3x3 की मैट्रिक्स है ना, सॉरी 3x3 की मैट्रिक्स में अगर रैंक रैंक कभी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई दी हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और रैंक अगर ऑर्डर से कम है, रैंक अगर ऑर्डर से कम है, तो इसका मतलब उसकी डिटर्मिनेंट 0 होती है। इसका मतलब है मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब है, साफ क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, और देखते हैं हम लोग। फिर और कुछ कह रहा है आपसे, हालांकि इससे नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट से करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड भी है। दूसरा मेथड लगाएंगे, चलो भी करते हैं हम लोग। फिर कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ डी एंड के, हम ऑप्शन नहीं लिख रहे भाई, ठीक है, जस्ट टाइम जाएगा। वैल्यू ऑफ डी एंड के आर, आपको डी और के की वैल्यू चाहिए। ऑप्शन क्या है? हम ऑप्शन पढ़ दे रहे, लिखेंगे बहुत टाइम जाएगा। डी जो होगा x/2 होगा, के कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर, मतलब के कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन 2 है डी आर्बिट्रेरी नंबर है, के 7 होगा, मतलब डी कोई भी नंबर, आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, के लेकिन 7 होगा। तीसरा ऑप्शन डी और के जो होंगे वो बराबर होंगे, और के की वैल्यू 5 है, जब के 5 है डी अपने आप 5 हो गया भाई, वो तो इसी कह रहे हैं जबरदस्ती में, खेल में, खेल में बोल रहे हैं। और कह रहा है चौथा ऑप्शन कह रहा है डी जो है वो x/2 होगा और के जो है वो 6 होगा। चलो शुरू करते हैं हम लोग। इसके लिए काम करते हैं, इससे ये चीज ऐसे नहीं करो, डिटरमिनेंट से नहीं करो, दिक्कत करेगा। कह रहा है कॉमन डिफरेंस डी है, आपको पता है अगर ये एपी में है तो पता है, मालूम क्या होता है भाई? कॉमन डिफरेंस डी का क्या मतलब होता है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? y माइनस एक्स, वो भी डी होगा, और z माइनस वाई, वो भी डी होगा। यही तो होता है ना भाई कॉमन डिफरेंस, सही ना भैया? बताओ भाई, कॉमन डिफरेंस यही तो होता है ना। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये में से ये घटाओ और ये में से ये घटाओ, वो कहता है कॉमन डिफरेंस कहलाता है वो। और डी है, इसका मतलब ये में से ये घटाओगे, बाद वाला माइनस पहले वाला, डी आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी है। यहाँ भी बाद वाला माइनस पहले वाला करोगे, यहाँ भी डी ही लिखोगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी है। रैंक आपको 2 दे रहा है ना। एक काम करते हैं हम लोग, बहुत आसान से काम करने जा रहे हैं हम, इसको चेंज कर लो इक्लान फॉर्म में, इक्लान फॉर्म में कर लो। ठीक है, तो काफी आसानी से हो जाएगा, इक्लान फॉर्म में आप करोगे। तो चलो भाई इक्लान फॉर्म में कर ले। इक्लान फॉर्म में आप करोगे तो क्या होगा जरा बताना। इक्लान फॉर्म में करने के लिए यहां पर आपको क्या बनाना पड़ेगा कि पहले यहां पर आपको 0 बनाना है ना, इस जगह पे 0 बनाना होता है और इस जगह पे 0 बनाना होता है ना, यह करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए
या एक सेकंड रुक जाओ जरा सा। इक्लान फॉर्म में करने के लिए कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी थोड़ी। डिटर्मिनेंट से अगर करा जाए तो क्या होगा, इक्लान फॉर्म से करो और डिटर्मिनेंट से करो, कौन बेहतर रहेगा भाई? y माइनस एक्स, हालांकि R2 माइनस R1। और एक काम करते पहले, अब इक्लान फॉर्म में बाद में करेंगे, पहले हम इसको R2 माइनस R1 कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? y माइनस एक्स बनाने के लिए। और R3 माइनस R2 कर दे रहे हैं। पहले हम इतना काम पहले हम कर दे रहे हैं, पहले इतना काम कर दे रहे हैं। क्या आएगा जरा बताना? ये 4 5 एक्स ऐसे ही, R2 माइनस R1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, y में से x गया y माइनस एक्स। अच्छा R3 माइनस R2 कर दो। R3 माइनस नहीं, R3 माइनस R2 नहीं, R3 माइनस R2 नहीं, R3 माइनस R1 होता है भाई, R3 माइनस R2 नहीं होता है। R3 माइनस R1 कर दो। 6 में से 4 गया 2, k में से 5 गया k माइनस 5, z में से x गया z माइनस एक्स, ये बन जाएगा ना। अच्छा 4 5 ये x ऐसे ही 1 1, y माइनस एक्स आपका d है 2, k माइनस 5 और z माइनस एक्स क्या आ जाएगा? अरे भाई निकाल लो z माइनस एक्स को, इन दोनों को जोड़ दो, z माइनस एक्स आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, LHS LHS जुड़ेंगे, RHS RHS जुड़ेंगे, क्या आ जाएगा भाई? z माइनस y माइनस एक्स, LHS LHS जुड़ेंगे, y माइनस एक्स प्लस z माइनस वाई, और d प्लस d कितना आ जाएगा? 2d। ये y से y कट जाएगा, तो z माइनस एक्स कितना आ रहा है आपका? 2d। तो z माइनस एक्स की वैल्यू कितनी लगा दो आप यहाँ पर से? 2d। z माइनस एक्स हो जाएगा आपका 2d। इतना हो गया। अभी अब इक्लान फॉर्म में करने जा रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले इक्लान फॉर्म में करने के लिए आप यहाँ पर 1 कर दो, ज्यादा बेहतर है। यहाँ 1 बना लो, यहाँ 1 बना लो तो आसान होता है ना ऑपरेशंस लगाना। इसके लिए हम ये वाली रो ऊपर भेज दे रहे, ये रो नीचे कर दे रहे। इस दिन पूछा भी था, तो ये रो हम ऊपर भेज दे रहे, R1 और R2 को हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो जरा बताना क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 1 1 d, 4 5 x, यहाँ पर ये ऐसे ही 2 k माइनस 5 और 2d 2d। इतना उम्मीद है समझ में आ रहा होगा भाई, पूरी कोशिश कर समझाने, जब भी दिक्कत हो बताना। अब हम लोग यहाँ पर इक्लान फॉर्म में करना बहुत आसान हो गया है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इससे घटा दोगे यहाँ 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे घटा दोगे यहाँ 0। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए रेस कर रहे हैं। तो क्या होगा जरा देखना भाई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके R1 में 4 का मल्टीप्लाई करके R2 में से घटा दो, चेंजिंग R2 में, और R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके और R3 में से घटा दो, चेंजिंग R3 में। अब बताओ जरा क्या बन जाएगा आपका? ये जाएगा 1 1 x, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 में 4 गया 0, 4 × 4 5 में 4 गया 1, यहाँ 4 का करोगे x माइनस 4d। अच्छा अब इसमें का 2 का मल्टीप्लाई इससे घटाओगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 गया 0, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2, k में k माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ 2 का करोगे तो 2d 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 गया 0। लो खत्म, ही यहीं से हो गया काम, यहीं से हो गया, बस खत्म, आगे मेहनत करनी ही नहीं है। आपको दे रहा है, गिवन है आपको कि इसकी रैंक जो है 82 है। अब अच्छा ये बताओ, इक्लान फॉर्म में हो गया कुछ करना ही नहीं आपको, रैंक आपको कह रहा है 2 है, बताओ इसकी रैंक में 2 कब बनेगी? बताओ। अच्छा कोई बताओ, कोई बताइए भाई, बहुत आसान सी बात पूछी हमने आपसे। हाँ बिल्कुल सही भाई, जब k माइनस 7 आपका 0 हो जाएगा तभी तो रैंक 2 बनेगी, हो जाएगा काम खत्म। तो रैंक 2 दे रहा है ना क्वेश्चन में, रैंक 2 जब होगी जब यारी रो पूरी पूरी 0 हो जाए, जब ये रो 0 हो जाएगी तो 2 नॉन जीरो रो हो जाएगी, 2 नॉन जीरो का मतलब रैंक 2। तो k माइनस 7 क्या हो जाएगा? रैंक 2 होने का मतलब है रैंक 2 है, और इसका मतलब क्या हो गया? k माइनस 7 को 0 होना पड़ेगा। जैसे k माइनस 7 0 हो जाएगा तो ये रो पूरी 0 हो जाएगी, तो 2 नॉन जीरो रो बचेगी तो रैंक 2 आ जाएगी। k माइनस 7 0 मतलब k बराबर 7। अब d क्या होगा? d के बारे में कुछ निकल ही नहीं सकता, d तो आप कुछ भी रखो, रैंक पे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप d बराबर 5 रख लो, d बराबर 4 रख दो, d बराबर 10 रख दो, d 100 रख दो, 1000 रख दो, कुछ भी रख दो d भाई, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, d आप कुछ भी रख दो, रैंक तो आपकी 2 बनी रहेगी। मान लो d बराबर अपने पास 5 रख दिया, अब भी रैंक 2 ही रहेगी, जब तक k बराबर 7 है, लेकिन
k बराबर 7 का मतलब ये 0 हो गया, रैंक तब भी 2 बनी रहेगी। अब d बराबर कुछ भी रख दो, d बराबर 1000 रख दो, अब भी रैंक 2 ही रहेगी। तो रैंक हर तरह से आपकी 2 रहेगी, बस सिर्फ k बराबर 7 होना चाहिए और d कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, d आप कुछ भी रखो, ठीक है। एंड d क्या होगा, d इज कुछ भी रखो, कुछ भी का मतलब आर्बिट्रेरी, d इज आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कुछ भी, आर्बिट्रेरी नंबर यानी आर्बिट्रेरी का मतलब d कुछ भी। चलो और लोग बताइए भाई क्या दिक्कत है और बताइए। हाँ ऑप्शन नंबर दूसरा कौन सा बोला दीपक भाई, करके देख लीजिए। हमने करा नहीं क्योंकि हमको डाउट था कि शायद लंबा हो जाएगा उससे, इसलिए हमने ट्राई नहीं किया। एक बार करके देख लीजिएगा भाई, शायद हो जाए। हमें डाउट था कि शायद उससे बड़ा ना हो जाए, इसलिए हमने डिटरमिनेंट से किया नहीं है, इसलिए हमने नहीं किया। आप एक बार ट्राई करके देख लेना भाई, ठीक है। डिटरमिनेंट से 11, बाकी आ गया मांडवी, 10th भी बता देंगे, 10th 11th। चलो पहले 10th ही बता देते हैं पहले, फिर इफ रैंक ऑफ अ 5x6 मैट्रिक्स इज 4, 5/6 की कोई मैट्रिक्स है, उसकी रैंक 4 है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सी बात ट्रू है, ठीक है। 5/6 की मैट्रिक्स जो है वो आपकी 4 है, तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, पूरा तो हम इस क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बहुत टाइम चला जाता है। तो ये जो है आपका एक 5/6 की मैट्रिक्स है, ये एक 5/6 की मैट्रिक्स है, रैंक दे रहा है आपको 4। भाई आपको पता ही है रैंक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं, जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर इसका ये मतलब हो जाता है आपका कि रैंक क्या होती है, रैंक होती है मिनिमम ऑफ इन दोनों का मिनिमम से लेस देन और इक्वल टू, रैंक होगी 5 या 5 से कम। अब 5 से 5 से कम में रैंक दी कितनी उन्होंने, रैंक दी हुई है 4, यानी 5 से कम, 5 से कम दी है उन्होंने 4। अब पढ़ते हैं भाई, तो ऑप्शन ए कह रहा है भाई ए विल हैव 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। फिर कह रहा है ए विल हैव 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। और आगे 2 ऑप्शन और कह रहा है ए डैश विल बी इन्वर्टिबल, ए डैश ए विल बी इन्वर्टिबल। अब एक पहली बात तो इन्वर्टिबल वाली बात तो यहाँ करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब जरा पीछे आओ जरा सा, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम के लिए क्या कंडीशन थी, पीछे आइए जरा थोड़ा देखिए, मैं लिखा कहीं ना कहीं लिखा होगा कोई पॉइंट, ठीक है। अच्छे से भाई पढ़ना, ठीक है, अच्छे से इन पॉइंट्स को पहले कहा था बहुत अच्छे से रिवाइज करना, इतने अच्छे से कि आप किसी को पढ़ा सको, अगर आपको पेपर में अच्छे से करना है तो। और जिन्होंने फॉर्म भरा है वो तो कम से कम 14-15 घंटे पढ़े अगर उनको पढ़ना है तो। 24 रखते हो क्या, अरे 24 घंटे थोड़ी पढ़ने कह रहे हम सोओगे नहीं क्या, जीना नहीं है क्या अरे मेरे ऋषभ भाई अरे 15 घंटे इसलिए बोल रहे हैं कि 8 घंटे आपको दे रहे कि नहीं दे रहे, तब भी हम 9 घंटे दे रहे कि नहीं दे रहे हम, 9 घंटे बहुत दे रहे भाई। 6 से 7 घंटा आप सोइए, बाकी 2 घंटे इधर उधर क्यों हो गए, 6 घंटा सो बस बहुत है, 7 घंटा भी नहीं। मेहनत आज कर लोगे, जो आज करोगे उसका इफेक्ट कल की लाइफ पे पड़ेगा। अच्छा करोगे तो कल की लाइफ अच्छी हो जाएगी भाई, बुरा करो कल की लाइफ बुरी हो जाएगी। तो चलो देखो क्या लिखा है, तुमने रिजल्ट देखो जरा पीछे, नोट्स देखो, नोट्स में देखो जो रैंक वाले रिजल्ट थे उसमें, नोट्स में देखो, नोट्स में जो रैंक वाले रिजल्ट थे उसमें रिजल्ट नंबर 8 और 9 देखो, मिला क्या लिखा है, इफ मैट्रिक्स हैज मोर रोज देन कॉलम, अगर रो से ज्यादा कॉलम है तो रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं,
इफ मैट्रिक्स हैज मोर कॉलम देन रोज, तो कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर मैट्रिक्स में रो ज्यादा होती हैं तो फिर रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं, कॉलम ज्यादा होते हैं तो कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन यहां से रिजल्ट से बात बन नहीं रही है, ये रिजल्ट से बात बन नहीं रही है भाई, बात ये बन नहीं रही रिजल्ट से। रो ज्यादा है कॉलम ज्यादा, रो ज्यादा है यहाँ पर, कॉलम ज्यादा है तो कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे फिर तो, ठीक है। अब कितने कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए ये थोड़ी पता चल रहा है, यहाँ से बात बन नहीं रही है। देखो कोई और रिजल्ट था क्या इस तरह का? नहीं तो यहाँ से भी एक रिजल्ट फिर हमको लिखाना पड़ेगा कि रिजल्ट होता है ये भी है। नहीं चलो हम एक आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं, एक रिजल्ट कहीं पर लिख लेना भाई, ठीक है। एक रिजल्ट लिख लेना कहीं पर आप, ये एक रिजल्ट लिख लेना कि अगर ए आपकी m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड रैंक क्या है, अब रैंक कुछ भी है लेकिन जो भी होगी इनसे कम ही होगी भाई, जो भी होगी, जो रैंक है वो मान लो आपकी p है, ठीक है। रैंक जो है वो आपकी p है, p। अब p का मतलब यहां पर p क्या है, p जो भी है भाई m से भी कम है n से भी कम है, याद रखना, क्योंकि पता है यहां पर p जो है वो क्या है, m और n से कम है, p जो है वो m और n से कम है, वेयर p जो है वो m से भी कम है और p जो है वो आपकी n से भी कम है। तो उस केस में क्या होता है, देन a हैज p linearly independent rows and p linearly independent columns। ये एक रिजल्ट लिख लेना, ठीक है। ये सब चीजों के प्रूफ भी पाए जाते हैं लेकिन उसके लिए आपको बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रूफ जितना देखोगे उतनी देर में आप और बहुत सारी चीजें पढ़ लोगे, ठीक है। जब कभी नेट क्वालिफाई हो जाए तो फिर और नॉलेज के लिए फिर सब चीजें पढ़ना, आपको जिस चीजों में रिसर्च वगैरह करनी है, लीनियर अलजेब्रा या जिसमें भी रिसर्च करनी है, तो फिर उसके लिए आप सब चीजें उससे रिलेटेड पढ़ना। चलो सुनना जरा सा भाई, तो रैंक जो है आपकी, रैंक जो है, अब क्वेश्चन देखो, इन मैट्रिक्स ए जो कि 5/6 की है और उसकी जो रैंक है वो आपकी क्या है, 4 है, ठीक है। यहां पर इक्वल टू भी लेस देन और इक्वल टू लिखना भाई, ठीक है, कभी इक्वल टू भी हो सकती है किसी के, चलो ठीक है। तो वेयर पी इतना होगा या ये इतना होगा, दोनों में कोई पॉसिबिलिटी है भाई, ठीक है, और करके लिखो अब, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू भी कभी हो सकती है भाई, रैंक ऐसा जरूरी नहीं है कि रैंक हमेशा कम ही हो इससे। तो फिर इसमें क्या होगा जरा बताना भाई, तो रैंक कितनी है, यहाँ पर 4 है, और 4 क्या होगा, हमेशा रैंक क्या होती है भाई बताओ, 5 होगी या 5 से कम होगी, है ना इसमें तो फिलहाल, तो 5 से कम है 4, 6 तो रैंक हो ही नहीं सकती ना, 6 से कम, 6 से कम तो हो सकती है लेकिन 6 नहीं हो सकती है। आपको पता है रैंक क्या होती है, इनका मिनिमम से लेस देन और इक्वल टू ना, रैंक 5 या 5 से कम, तो 4 दी हुई है। जब रैंक 4 दी है तो कहोगे 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं, तो जितनी रैंक होती है उतनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए हैज, देखो यहाँ पर पी थी रैंक, तो पी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, पी लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, यहाँ पर 4 है रैंक, तो ए हैज 4 linearly independent rows and 4 linearly independent columns। ये चीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, जब आपका नेट अगर क्वालिफाई जब आपका हो जाता है तो फिर पीएचडी के इंटरव्यू के लिए तैयारी क्या होती है, वो जब नेट क्वालिफाई हो जाएगा फिर हम आपको बताएंगे कैसे तैयारी करनी होती है, अभी नहीं एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। जब आपका नेट का एग्जाम हो जाएगा और नेट क्वालिफाई हो जाएगा, टाइम मिलता है आपको उसके बाद, ठीक है। क्वालिफाई हो ना हो आपके नंबर के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कितना क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, आसपास बता देंगे हम, आसपास अगर आपके नंबर के आसपास हम बता देंगे क्या क्वालिफाई आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट आने के कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने के बीच आपकी मेरिट लिस्ट आती है क्वालिफाई वाले की, कि आपका क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ। तो रिजल्ट जब आ जाए तभी हम आपको बता देंगे, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे भाई, हम आसपास जरूर बता देंगे आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसके बाद फिर आप पीएचडी के इंटरव्यू के लिए फिर तैयारी करोगे, तब हम बात करेंगे। तो उसके लिए फिर आपको डीपली पढ़ना पड़ता है हर चीज, वो डिपेंड करता है आपको किस चीज में आपको पीएचडी करना है,
लीनियर अलजेब्रा में करना है तो लीनियर अलजेब्रा में डीपली पढ़ो, सब चीज नहीं पढ़ी जाती है, कोई एक चीज आपको डीपली पढ़नी होती है। अब आपको जो टॉपिक अच्छा लगे, वो नेट की तैयारी करने के बाद आपको पता चले कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है। चलो सुनो भाई, आगे अब देखना। फिर इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया भाई, आप देख सकते हो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया 10th का। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर। यार ये तो रिजल्ट होता है भैया, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है 6-11 नंबर, हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, ये रिजल्ट होता है। इसको प्रूफ नहीं करना करेंगे भाई, क्योंकि प्रूफ करने के लिए बहुत बड़ी हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी सी मैट्रिक्स है, वो देखने में छोटी लग रही है, बहुत बड़ी मैट्रिक्स आपको दिखा रहे क्या है। रिजल्ट हम लिख दे रहे भाई 11 नंबर में, एक रिजल्ट है। अच्छा भाई याद रखना, रिजल्ट क्या है आपका कि तीन मैट्रिसेस हैं ए और बी, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ये भी एम क्रॉस एन है, बी भी आपकी एम क्रॉस एन है, सी भी आपकी एम क्रॉस एन है, तीन एम क्रॉस एन मैट्रिसेस हैं, ठीक है। देन इसकी रैंक निकालनी है, मैट्रिक्स क्या है, ए बी 0 सी, ये कौन मैट्रिक्स है, इसे कहते हो ब्लॉक मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स के अंदर भी मैट्रिक्स लिखी हो तो उसे कहते हो ब्लॉक मैट्रिक्स। थोड़ी देर के लिए इस मैट्रिक्स को कुछ मान ले रहा है, चलो इस मैट्रिक्स को मैंने पी मान लिया, तो आपको क्या निकालना है, कह रहा है इसकी रैंक क्या होगी, आपको कह रहा है इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी। रो मतलब रैंक है, यहाँ पर ई ना समझना कोई, रो ऑफ पी मतलब रैंक ऑफ पी है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो रखा जाता है, लेकिन आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही फार्मूला याद रखना है, ये ऑप्शन जो है उसमें डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। वो फार्मूला बहुत यूजफुल फार्मूला है, आगे काम पड़ेगा। तो क्या फार्मूला होता है भाई, तो रैंक ऑफ पी जो होता है वो होता है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ सी। भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू को ये भी लिख सकते हो आप कि रैंक ऑफ जो पी होगी, यानी इस मैट्रिक्स की रैंक जो होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मतलब होता है, इतनी या इससे ज्यादा। इसका मतलब है इतना इज एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, इतनी इज जो रैंक ऑफ पी होगी इज एटलीस्ट रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ सी, मतलब जो पी की रैंक होगी वो क्या होगी, कम से कम इतनी होनी चाहिए। कम से कम इतनी का मतलब क्या हो गया, इतनी या इतने से ज्यादा, है ना। अगर कभी आ जाए कभी यहाँ पर अगर लेस देन और इक्वल टू लगा हो तो फिर इसको अटमोस्ट लिखते हैं। अटमोस्ट का मतलब क्या होता है, इतनी या इतने कम। अटमोस्ट का मतलब ये सबसे ज्यादा है, और एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट का मतलब ये सबसे कम है। ये रैंक ऑफ पी इतनी होगी या इससे कम होगी, एटलीस्ट का मतलब कम से कम इतनी होनी चाहिए, कम से कम होता है एटलीस्ट माने, कम से कम इतनी का मतलब है इतनी हो या इससे ज्यादा हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया 11 का 4th नंबर। तो ये डायरेक्ट होता है, ठीक है, इसका प्रूफ नहीं करना है, ये फार्मूले को उन्होंने डाल दिया यहाँ पर, उन्होंने फार्मूले को यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। अच्छा और बात करते हैं हम लोग जरा 14 नंबर, क्या हुआ फिर से बोलिए। अगर ये अपर ट्रायंगुलर ना हो, अगर ये अपर ट्रायंगुलर ना हो तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है। एक मिनट भाई, एक सेकंड जरा बता रहे हैं, एक सेकंड टाइम देना। वहां डिटर्मिनेंट थी वहां पर, यहाँ पर थोड़ी है। एक मिनट भाई, एक सेकंड, हम इसका फार्मूला बता रहे हैं आपको, एक सेकंड टाइम देना, जरा दे दो, 1 मिनट टाइम देना हमको जरा। अगर आपकी अपर ट्रायंगुलर नहीं बना है ब्लॉक, ये ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर बन रहा है ना, तो अपर ये मैट्रिक्स जो बन रही है वो अपर ट्रायंगुलर टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। हाँ एक सेकंड हम बता रहे जरा, एक सेकंड। हम लिख रहे हैं फार्मूला बोर्ड पे, चलिए हम फार्मूला बोर्ड पे लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। ये मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स है ना, ए बी सी ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स हो तो ये पूरी मैट्रिक्स कहलाती है ब्लॉक मैट्रिक्स। ये पूरी पी मैट्रिक्स इसको कहोगे ब्लॉक मैट्रिक्स। तो एक तरह से समझ लो रैंक ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स निकाला है हमने, रैंक ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर
अगर आपके पास हर केस में नहीं होती है, ठीक है, हम कुछ केसेस में होता है वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कुछ केसेस में होता है, हर केस में नहीं होता आपका ये फार्मूला इसके, तो जो जो केस में होता है वो हम लिख रहे हैं। अगर आपके पास कुछ फार्मूला है, अगर आपको इसकी रैंक चाहिए, शॉर्ट में लिख दे, अगर आपको इसकी रैंक चाहिए A0, सारे लिख दे रहे हैं हम, A B0C, इसकी रैंक चाहिए, तो ये होता है, अभी लिखाया ही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ C, अभी लिखाया है, ये सब लिखा दे रहे हैं जो भी है। अच्छा, दूसरा आ जाओ, फिर अगर यहां पर इस तरह से लिखा हो, इसकी रैंक निकालना है, अगर आपको रैंक ऑफ निकालना है, आपको A, और ये ABCD कर लो या D कर लो, ठीक है, ABCD से चल रहे हैं हम यहाँ पर, तो क्या अभी हमको यहां करेंगे तो चेंजिंग करनी पड़ेगी, बात वही है, इनके डायगोनल की रैंक के सम से ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखा अपर ट्रायंगुलर वाली बात हो रही ना, नीचे जीरो है, जीरो का मतलब है जीरो मैट्रिक्स होता है, अगर ये चीज ये हो जाए, अगर AC0D ऐसा हो जाए, ठीक है ना, AC0D, यानी आप कौन हो गए, अपर ट्रायंगुलर हो गई, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर हो गई, तो भी वही बात होती है, रैंक क्या होती है, इसकी रैंक ACD क्या है, कोई मैट्रिक्स है, ये जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स है, तो रैंक होती है, वही बात होती है भाई, सेम बात, ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ D, अभी भी वही है, यानी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में होती है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक और इस मैट्रिक्स की रैंक के सम के ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे ये बिट वही सेम है, अपर ट्रायंगुलर जो लोअर ट्रायंगुलर हो, इस मैट्रिक्स की रैंक यानी डायगोनल वाली मैट्रिक्स की रैंक के सम के ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, अगर अब ये हो जाए, अगर ये हो जाए, तीसरी बात कि रैंक निकालना है आपको ABCD की, ऐसे हो जाएगा, तो फिर रैंक जो होती है वो इन दोनों के सम के लेस देन और इक्वल टू होती है, ठीक है, ये होती है आपकी रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ D के सम के लेस देन और इक्वल टू, ये फार्मूले होते हैं आपके, ठीक है, ये जो फार्मूले हैं तीनों, ये होते हैं, ये ब्लॉक डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स के लिए, ये भी ब्लॉक मैट्रिक्स है, ये भी ब्लॉक मैट्रिक्स है, ब्लॉक मैट्रिक्स के लिए रैंक के फार्मूले ये चलते हैं, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, बाकी दोनों ग्रेटर देन है, ठीक है। ये वाला तभी ट्रू है जब अपर और लोअर के लिए, ये एक जनरल बात है, ये कोई भी मैट्रिक्स अंदर ब्लॉक मैट्रिक्स है, ABCD है, तो इसकी रैंक जो होगी इसके सम से लेस देन और इक्वल टू होगी। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन था भाई आपका, और क्वेश्चन बताइए क्या था, कौन सा, 20 नंबर, 14 भी है, चलो फिर 14 पहले, 14 नंबर भैया कह रहा है आपसे कि मैट्रिक्स कोई ए है, इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 8, ऑर्डर 8 का मतलब 8 by 8 की है, नॉन जीरो माने सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, विद ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जहां पर ए स्क्वायर क्या है आपका, जीरो का मतलब है जीरो मैट्रिक्स है, जहां पर ए स्क्वायर जो है जीरो मैट्रिक्स है, देन वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू फॉर रैंक ऑफ ए, आपको क्या बताना है, रैंक ऑफ ए क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, रैंक ऑफ ए क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू मतलब इतनी हो सकती है, एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, तो 1 5 6 4 और ऑप्शन अगला है 8, तो रैंक ऑफ ए क्या हो सकती है, 5 6 4 8, तो मैट्रिक्स ए जो है 8 × 8 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो 8 × 8 की जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक क्या हो सकती है, ए स्क्वायर जहां पर जीरो दिया हुआ है, याद करो ये निलपोटेंट वाला काम हो गया, सब लोग ध्यान करो, ए स्क्वायर जीरो है ना, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स ए जो है वो निलपोटेंट है, और जिसकी रैंक जो है वो कितनी, सॉरी निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसकी इंडेक्स 2 है, ठीक है, एक बार प्रॉपर्टीज याद करिए, निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए रैंक की क्या प्रॉपर्टी थी, क्या रिजल्ट था, आप देखिए क्या लिखा हुआ है बुक में, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है।
तो अगर मैट्रिक्स या रिजल्ट लिख रहे हैं हम, आपको फिर से याद दिला दे कि अगर मैट्रिक्स ए जो है निलपोटेंट है, यानी ए स्क्वायर बराबर कभी भी अगर 0 दिया है, और मैट्रिक्स ए क्या है, एन बाई एन की है, एन बाई एन की है मैट्रिक्स, एन बाई एन के मतलब ऑर्डर एन की है, और ए स्क्वायर 0 दिया है, तो रैंक ऑफ ए जो होती है वो लेस देन और इक्वल टू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 8/2। याद आया? ये बताया है हमने प्रॉपर्टी आपको। तो देखो जरा सा, आपका क्या हो जाएगा अपने क्वेश्चन में, 8/8 की है, और ए स्क्वायर 0 दिया है, 8/8 की बिल्कुल सही, ए स्क्वायर 0 है, एन बाई एन की फार्मूला होता था, यहाँ 8/8 है, तो एन बराबर 8 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, रैंक ऑफ ए जो हो जाएगा भाई, एन बराबर 8 है अपने में, क्योंकि 8/8 की है, तो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू, एक मिनट, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 8/2, यानी 4 का इंटीग्रल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 ही होता है, रैंक क्या आएगी 4 या 4 से कम। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, रैंक 4 होगी या 4 से कम? याला 4 से कम तो है नहीं ना, 4 है, 4 से कम तो है नहीं ऑप्शन में ना, 4 है, ये 4 से कम तो है नहीं ना, 4 है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सिर्फ ये वाला सही है। ना समझ में आया हो तो बताइए, समझ में आया हो तो पढ़ते जाइए। चलिए भाई, मत कौन सा 6 नंबर, एक सेकेंड जरा रुकिए जरा सा, एक मिनट ब्लूटूथ थोड़ा ठीक कर ले। चलो भाई 6 नंबर क्या है, कहाँ चला गया, ये लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है भैया वैसे तो ये तो, लेकिन आपने पूछा है तो हम बता दे रहे हैं आपको। आपका 6 नंबर में डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर आपको ध्यान होगा हम दिखा दे रहा। कह रहा 6 नंबर में कह रहा है ए बिलोंग्स टू सी, ऊपर लिखा है एम क्रॉस एन, इसका मतलब होता है, इसका भी एक सिंबल है, इस सिंबल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया ए कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, और सी का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं, विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, इसका ये मतलब होता है, याद रखना, विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, यानी इसका मतलब होता है कि ए कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, और उसके अंदर के जो एलिमेंट हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है रियल या इमेजिनरी कोई भी, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है रियल या इमेजिनरी कोई भी। फिर आपसे कह रहा है ए डैश, मालूम है आपको ए डैश क्या होता है, ए डैश होता है ट्रांसपोज, बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। फिर ए के ऊपर स्टार बनाया हुआ है, उसको लिखे हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, वो तो होता ही है, हम पहले बता चुके आपको, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का स्टार बना देते हो या आप ऐसे बना देते हो, बात सब एक ही होती है। तो इसका मतलब है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये लिखा हुआ है। फिर आगे आपको लिखा हुआ है, तो कह रहे कौन सा ऑप्शन सही है, अरे भैया डायरेक्ट रिजल्ट था, याद करिए, इसके लिए मैं कहा था रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए डैश, खाली ए डैश वाला लिखा है, रैंक ऑफ ए डैश ए बराबर रैंक ऑफ ए डैश तो ये तो आपका, एक मिनट यार, ये गड़बड़ कुछ लिखा हुआ है, नहीं, ए डैश तो जब होता है जब रियल मैट्रिक्स होती है भाई, ये रियल मैट्रिक्स नहीं है आपकी, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, नहीं 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 सॉरी, ये ऑप्शन गलत लिखा हमने, ये होता था रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बराबर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए। ये देखिए याद करिए, रिजल्ट लिखा है पूरा रैंक का एक, जब एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती तो ये होता है रिजल्ट, ये आपको जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है तो ये उसका रिजल्ट होता है, आप देख सकते हो भाई, जो रैंक के रिजल्ट बताए थे उसमें आपको ये मिल जाएगा, हम रिजल्ट नंबर भी बता दे रहे हैं आपको कौन सा था ये लिखा हुआ है रिजल्ट आपका, मिल गया, तो ये लिखा है
ये एक एक्स्ट्रा आ गया, क्या ऐसा लग रहा है इसमें हमको? एक्स्ट्रा आ गया लगता है। और भी चीजें बराबर होती हैं। रैंक ऑफ ए कॉन्जुगेट बराबर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, है ना, ये सब बहुत सारे बराबर होते हैं भाई। रैंक ऑफ ए बार, बार का मतलब कॉन्जुगेट, बराबर रैंक ऑफ ए बार ए। ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है, ये सब बराबर होते हैं। ऐसे लग रहा है एक ए एक्स्ट्रा आ गया है, हमें लग रहा है यहाँ पर ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फिर ए आ गया है। तो फिलहाल यही ऑप्शन सही है, हमें लग रहा है कि एक्स्ट्रा आ गया लगता है। चलो कोई बात नहीं। और कौन सा पूछा था भाई आपने? एक क्वेश्चन पूछा था आपने, अच्छा ठीक है भैया। 17 नंबर जो है कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स के लिए डिस्कनेक्ट होने वाला है। यार आज डिस्कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक, 1 घंटा 16 मिनट हो गए, ये कैसे हो सकता है भाई? हो गया लगता है, कभी कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता है, कभी धोखे से भूल जाते हैं लगता है, वो ऐप में बहुत एरर होती है, कभी कभी हो जाता है। तो सुनना जरा सा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मैट्रिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट्री रो? कौन सी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं है? इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज, बिल्कुल सही। दो रो इंटरचेंज करना, दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो ना R1 R2 को, ये तो होता है ना एलिमेंट्री ऑपरेशन। जो आप ऑपरेशन लगाते हो इन्हें एलिमेंट्री ऑपरेशन। हाँ सिर्फ सुनिए, वापस आ जाते हम लोग। तो आपसे कह रहा है R1 R2 को इंटरचेंज कर दो, मतलब कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर दो। हमने R1 R2 लिख दिया है, इंटरचेंजिंग ऑफ टू रो। अरे भाई ये तो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब जो ऑपरेशन आप लगा सकते हो वो सब एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, जो ऑपरेशन आप लगा सकते हो। मल्टीप्लाई एनी रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर, मतलब किसी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मान लो R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी तो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। और देखते हैं जरा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मानवी? अरे किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अभी नहीं किया, पीछे भी हमने, अभी पीछे एक क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, बड़ा सा क्वेश्चन था, हमने कहा था आधा छोड़ दिया था पूरी। ये हमने नहीं मना किया होगा भैया, कुछ और कहा होगा, ये कैसे पॉसिबल है? फिर देखना, ये नहीं मना किया होगा भाई, ऐसा जरूरी नहीं होता है ऋषभ भाई, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। आप किसी भी रो में किसी भी कॉलम से किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, हमने कल बताया था, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमने ये कहा था। आप चाहो तो इसमें डिवाइड कर दो, चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, चेंजिंग लेकिन तब R2 में ही करना, ये नहीं कि R3 में कर दो। चेंजिंग R2 में कर रहे हो डिवाइड तो R2 में ही करना, R2 मल्टीप्लाई R2 में ही करना मल्टीप्लाई। हाँ लेकिन ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते हो, ये चीज गलत है। स्केलर को जोड़ या घटा नहीं सकते हो, ये कहा था हमने। हाँ लेकिन नॉन जीरो नंबर से। आगे तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है? Ri बराबर, थोड़ा सा इसको हमको लिखना पड़ेगा ऐसे सही से जैसे लिखा उन्होंने। Ri बराबर, Ri का मतलब कोई भी रो सकती भाई, Rj प्लस के RS। ये कौन सा ऑपरेशन आ गया? ऐसा तो कोई ऑपरेशन नहीं देखा हम लोगों ने। Ri बराबर, ये कैसे हो सकता है भाई? ये गलत चीज है भाई। आप इन दोनों रोज में ऑपरेशन लगा रहे हो तो चेंजिंग आप इसमें या इसमें कर सकते हो आप, ऐसा तो नहीं होता है। क्या ऐसा होता है? आप R1, यहां जगह नहीं हम इस तरफ लिख रहे भाई, आप R1 प्लस 2 R2 करो, ठीक है, R1 प्लस 2 R2 करो, चेंजिंग R3 में कर दोगे, ऐसा नहीं होता भाई। R1 प्लस या माइनस कुछ भी करो, ठीक है, तो चेंजिंग R1 में कर सकते हो या फिर आप R2 में कर सकते हो, तो ये चीज आपकी गलत है। तो RJ प्लस के RS लिखा है भाई, RJ RS RI का मतलब कोई भी हो सकता है, R1 R2 R3 कोई भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये चीज अगर मान लो I बराबर 1 ले लिया, J बराबर हमने 2 ले लिया और K बराबर हमने कुछ भी ले लिया, मर्जी अपनी कुछ भी ले लो, K 3 ले लिया और RS S बराबर 4 ले लिया,
इसका मतलब क्या हुआ, R2 प्लस 3R4 किया तो चेंजिंग किस में होगी, या तो R2 में करो या R4 में करो, या R1 में नहीं करोगे। जो दो ऑपरेशन लगाते हो, जिन दो रो या जिन दो रो कॉलम को एक साथ ऑपरेशन लगा रहे हो, तो चेंजिंग उन्हीं दोनों रो में से या कॉलम में से कर सकते हो। ठीक है, ये तीसरी वाली R1 में नहीं कर सकते, ये चीज गलत है। तो इट इज नॉट एन एलिमेंट्री ऑपरेशन। आया समझ में कि नहीं आया, बताइए भाई, आ गया। अब रहने दो यार, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताओ तो बहुत ज्यादा टाइम भी जाता है और दिमाग का दही बन जाता है एकदम, क्योंकि समझाना बहुत होता है। नॉर्मली हमको तो प्रॉपर्टी बताना है, आपको कुछ पूछना भी। कौन से बच्चा, अच्छा बताइए। देखे छोटा है बड़ा है, अगर 2-4 मिनट का हो तो बता देंगे, बड़ा होगा तो फिर तो छुट्टी है आज के लिए। 20 कह रहा है आपसे, 20 नंबर आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है भाई 20 नंबर आपसे, ए जो है n क्रॉस n मैट्रिक्स है ऑफ रैंक n-2, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट बताना है आपको, एडजॉइंट की रैंक बताना है आपको कितनी होगी। तो भैया आप देख लो जरा से, ये एडजॉइंट की रैंक, कोई और रिजल्ट नहीं था क्या, एक मिनट रुकना जरा सा। क्वेश्चन नंबर है 20 आपका जो है, रैंक आपकी n क्रॉस n है। ठीक है, कोई बात नहीं, रैंक आपकी n क्रॉस n है आपकी रैंक। तो आपको लाना क्या है, नहीं एक मिनट, रिजल्ट क्या था हम लिख रहे हैं एक बार जरा सा, फिर एक बार क्वेश्चन फिर जम कर देंगे, एक बार रिजल्ट लिख दे जरा हम। तो फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी के बाद जो रिजल्ट था आपका हाँ हाँ ये थी कि रैंक अगर n-1 है तो एडजॉइंट की रैंक जो होती है 1 होती है। अच्छा, n-2 के लिए यहाँ दिया ही हुआ नहीं है ना, रैंक अगर n-1 है तो ये दिया हुआ है आपको, और रैंक अगर स्क्वायर की रैंक माइनस, अगर ए की रैंक n-2 है तो स्क्वायर की n-2 n-1 होगी, ये रिजल्ट दिया था खाली। एडजॉइंट की रैंक क्या होगी ये नहीं दिया हुआ है। रैंक अगर n-1 है तो एडजॉइंट की रैंक 1 होती है, इसी से ही कुछ निकल रहा है क्या, देखे जरा सा एक मिनट। अगर आपको दे रहा है ए की रैंक अगर n-1 होती है तो एडजॉइंट की रैंक जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, अगर आपको कह रहा, अब क्वेश्चन में चेंज कर दिया उन्होंने, रैंक आपसे कह रहा है n-2 है, रैंक आपसे कह रहा है n-2 है, तो आपको निकालना है एडजॉइंट की रैंक, रैंक n-2 है तो निकालना है एडजॉइंट की रैंक। देखो 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 हम बता रहे क्या हुआ, ये निकालना है आपको नीचे वाला, इसको लिख लो ऐसे, इसको ऐसे लिख लो n-1 ये कितना लिखा है, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनना जरा। तो ये प्रॉपर्टी होती है भाई, ये भी एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऐसे बनाना है आपको, देखना जरा सा भाई आपका क्या लिखा है यहां पर, n-1 की रैंक क्या होती है, रैंक ऑफ ए अगर n-1 है तो एडजॉइंट की 1 होती है। अगर n-1 में से एक और कम हो गया तो रैंक हो जाएगी, एडजॉइंट की हो जाएगी 1, और इसमें से एक और कम हो गया है तो 1-1, तो रैंक इसकी 0 हो जाती है। ये हमने याद करने का तरीका बताया, नहीं आप सोच रहे हो ये कौन सा काम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये आपको एक याद करने का तरीका बता दिया हमने आपको। दरअसल ये भी एक प्रूवमेंट होगा, तभी यहाँ पर ये रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तभी यहाँ पर ये रिजल्ट दिया हुआ है, तो आप ये डायरेक्टली याद कर लो भाई कि n-2 है रैंक अगर, तो एडजॉइंट 0, बस उससे आगे नहीं होता है भाई, ये चीज है। और भाई अब ये बाकी जो क्वेश्चन है उसमें टाइम भी लगना है, बहुत टाइम हो गया, आप नहीं ले रहे हैं क्लास, आज की क्लास हम यहीं